नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुणाल कामरा जो आज सोचते हैं वही पीयूष गोयल कल कहते हैं। सरकार के कार्यक्रम में स्टार्टअप वालों को पीयूष गोयल ने हड़काते हुए जो बात कही है वही बात तो कुणाल कामरा ने टाटा से लेकर महिंद्रा पर तंज करते हुए कह दी। दोनों के विचारों में इसी समानता के कारण हम पीयूष गोयल पर वीडियो बना रहे हैं। हाल ही में जब विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालने लगे तब पीयूष गोयल ने कह दिया कि चले जाएं सारे विदेशी निवेशक, चले जाएंगे तो उनके कानों में संगीत बजेगा। मतलब आपको संगीत सुनना है तो विविध भारती लगा लीजिए, विदेशी निवेशक को क्यों भगा रहे हैं। हमने इस पर वीडियो बनाया था, उम्मीद है आपने देखा होगा। इसी तरह पीयूष गोयल ने 2021 में एक उद्योग की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, इंडस्ट्री के जो प्रैक्टिस हैं नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। मंत्री जी के बयानों में एक किस्म की फकीरी तो नहीं दिखती है, लेकिन झुंझलाहट जरूर दिख रही है। फर्क यही है कि कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर है, उनके घर पुलिस भेज दी गई है, उनकी कॉमेडी देखने वालों को नोटिस दिया गया है। लेकिन पीयूष गोयल ने जो बात कही है वह भी कॉमेडी से कम नहीं है, मगर उन्हें कौन नोटिस भेजेगा। मंत्री जी कह रहे हैं फूड डिलीवरी ऐप भारत के युवाओं को चीप लेबर में बदल रहा है। यह सच तो है, लेकिन मंत्री यह बात कह रहे हैं, इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है। इसी चीप लेबर के चलते अमेरिका की आईटी कंपनियां भारत आती हैं, भारत के इंजीनियरों को रोजगार मिलता है, दूसरी कंपनियां भारत आती हैं और वो भी यहां के सस्ते श्रम का फायदा उठाती हैं। जब आईटी सेक्टर भारत के युवाओं को चीप लेबर में बदल सकता है तो मैं एफआईआर से बचने के लिए पीयूष गोयल से तो नहीं, कुणाल कामरा से जरूर पूछना चाहता हूं कि फूड डिलीवरी ऐप वाले पर इल्जाम क्यों लगे कि वे युवाओं को चीप लेबर में बदल रहे हैं। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? मंत्री जी को पता है कि नौकरियां केवल डिलीवरी के काम में रह गई हैं। इस काम में भारत का युवा वाकई बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे मिलता बहुत कम है, उसका गुजारा नहीं चल पा रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वेंडर को बहुत कम पैसा देती हैं, उसमें से भी कटौती करती रहती हैं साल दर साल, ताकि उन बड़ी कंपनियों का मुनाफा मोटा होता जाए। इसलिए डिलीवरी बॉय एंड गर्ल्स की कमाई मामूली होती जा रही है। मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया। 2022 से इस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टार्टअप को लेकर खूब प्रचार प्रसार हुआ। सरकार ने संसद में कहा है कि भारत 1.5 लाख से अधिक इकाइयों को स्टार्टअप की मान्यता देता है। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का ने 3 दिसंबर 2024 को स्टार्टअप्स को लेकर सवाल पूछा कि भारत में कितने स्टार्टअप हैं और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई है। यह भी पूछा कि इनका सक्सेस रेट क्या है। तो इस पर जवाब आया कि सफलता और असफलता का हिसाब नहीं रखा जाता। वैसे मीडिया में कई रिपोर्ट मिल जाती है कि फलां स्टार्टअप बंद हो गया, कई बड़े स्टार्टअप भी बंद हुए हैं। INC42 नाम की एक वेबसाइट है, इसने 2024 के साल को भारत के स्टार्टअप के लिए कब्रिस्तान कहा है। भारत में 80 स्टार्टअप हैं जिनकी वैल्यू $1 अरब या अधिक की मानी जाती है। इन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। इन 80 में से मात्र 17 ऐसे हैं जो मुनाफे में हैं। 2023 की यह खबर है। जिस देश के प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने को रोजगार मानते हैं, उस देश में पकौड़े की डिलीवरी करने वाले ऐप को उन्हीं के मंत्री पीयूष गोयल हड़का रहे हैं। यह कुछ और नहीं, कुणाल कामरा की कॉमेडी का ज्यादा असर हो गया है। क्या दोनों इस तरफ इशारा नहीं कर रहे कि भारत के उद्योगपतियों में नए उत्पाद बनाने, नए नए रिस्क उठाने का हौसला नहीं है? कई लोग इसकी बात कर रहे हैं कि आपका अपना बनाया हुआ क्या है जो ग्लोबल है। बिहार का चुनाव है, इसलिए मंत्री लोग झट से मखाना का नाम ले लेंगे, लेकिन जोक सपाट क्या है? कौन सा प्रोडक्ट आपने बनाया जो गूगल, सैमसंग, मेटा, एक्स, माइक्रोसॉफ्ट की तरह ग्लोबल हो? कुणाल कामरा ने यही सवाल टाटा, अंबानी, महिंद्रा से पूछा।
मंत्री पीयूष गोयल ने यही सवाल स्टार्टअप करने वालों से पूछ दिया। इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई। हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड। और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार? टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिए बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। हो राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है? इनोवेटिव करेगा, वन पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है? ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक। आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो आ गया है? तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। सही है, टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन हाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू टू व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी। समझने वाली बात यह है कि अभी क्यों स्टार्टअप वालों को सुनाया जा रहा है, यह कुर्ता फाड़ होली क्यों खेली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी तो इन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ बता रहे हैं और मंत्री जी इनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कुणाल कामरा वही बात नहीं कर रहे जो पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ में कही है? स्टार्टअप के नाम पर केवल दुकानदारी हो रही है। पीयूष गोयल ने कहा भारत के उद्योगपति रिस्क नहीं लेते, डीप सीक जैसी एआई नई ग्लोबल चीज नहीं बनाते। 10 साल बाद मंत्री जी को ध्यान आया, उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल भी तो बन गया था। क्या तब समझ में नहीं आ रहा था कि वे उद्योगपतियों की किस क्षमता के दम पर दम भर रहे थे कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है? और भारत को सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है अगर भारत, तो किसने बनाया? पीयूष गोयल ने या इन्हीं कारोबारियों ने? बीजेपी की राजनीति में बिजनेसमैन का बड़ा रोल है और स्थान है, धन देने में भी और चुप रहने में भी। मोदी सरकार के दौर में बिजनेसमैन से लेकर उद्योगपतियों ने हालात पर बोलना बंद कर दिया। इसके बाद भी केंद्रीय मंत्री स्टार्टअप वालों को हड़का रहे हैं, उद्योगपतियों के बच्चों को, नाती एंड पोतों को हड़का रहे हैं कि वे दूध, दही एंड आइसक्रीम बेच रहे हैं। I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? हेल्दी आइसक्रीम, zero gluten free, whatever, I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। They are investing heavily to become self-reliant, building chips, AI models, which will prepare the nation for the future. भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? कई लोगों ने इस बयान को जातिवादी मानसिकता के सीमित दायरे से समझने का जातिवादी प्रयास भी किया। आज के भारत में भले ही किसी एक दो जातियों का वर्चस्व हो, लेकिन सभी जातियों के लोग कारोबार के क्षेत्र में हैं।
उन लोगों ने कौन सा बोइंग बना दिया या गूगल बना लिया? मीडिया हेडलाइन क्या बनाता है? भारतीय मूल के फलाना गूगल के सीईओ बन गए, मेटा के मैनेजर बन गए। जो हरकत आईएएस बन जाने की खबरों को लेकर मीडिया करता है, वही हरकतें किसी कंपनी में सीईओ बन जाने को लेकर करने लगा है। उसी में गर्व ठेलने लग जाता है। लेकिन सवाल है कि अभी तक तो यह सरकार स्टार्टअप से लेकर हर चीज पर अपना चेहरा लगा रही थी। लग रहा था सब कुछ वही कर रही है। उद्योगपति लोग तो बस सूट पहनकर दफ्तर जाते हैं और आने जाने के रास्ते में अपनी कारों से जाम कर देते हैं। अब क्यों सरकार यह सब सुना रही है? पीयूष गोयल के बयानों को लेकर स्टार्टअप से लेकर उद्योगपतियों का जमा हुआ दर्द या गुबार बाहर आने लगा है। इस बयान की आलोचना के साथ साथ वे सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का धीमे धीमे साहस भी प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी घोर कमी नजर आ रही थी। गोयल के बयान के बाद इंफोसिस में सीएफओ और बोर्ड मेंबर रह चुके मोहनदास पाई ने तो वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दोनों को ही सुना दिया। 3 अप्रैल को अपने ट्वीट में मोहनदास पाई कहते हैं कि वित्त मंत्री कई साल से स्टार्टअप को प्रताड़ित कर रही हैं। उन्होंने निवेश का माहौल नहीं बनने दिया। बीमा कंपनियां आज भी निवेश नहीं कर रही, जबकि दुनिया भर में कर रही हैं। रिजर्व बैंक विदेशी निवेशकों को प्रताड़ित कर रहा है। पिछले 10 साल में चीन ने $845 बिलियन यानी 72 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया और भारत ने केवल $160 बिलियन यानी 13 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। क्यों? पीयूष गोयल से लेकर अश्विनी वैष्णव इसका समाधान क्यों नहीं निकालते हैं? मोहनदास पाई कहते हैं, बात यह है कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, लेकिन कॉर्पोरेट ने निवेश नहीं किया। भारत के प्राइवेट सेक्टर का मुनाफा 4 गुना बढ़ गया 15 साल में, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में ठहराव आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि भारत की कंपनियां निवेश क्यों नहीं करती हैं, अब तो टैक्स भी कम कर दिया। पीयूष गोयल भी कह चुके हैं कि भारत की कंपनियां स्टार्टअप में निवेश क्यों नहीं करती हैं। स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल मंच पर बोट स्पीकर्स बनाने वाली कंपनी के सह संस्थापक अमन गुप्ता से बात कर रहे थे। अमन गुप्ता मशहूर शो शार्क टैंक में जज हैं। मंत्री जी ने अमन जी से कहा कि शार्क टैंक प्रोग्राम में अपना नजरिया बदलिए। इस समय राशन का सामान डिलीवरी करने की होड़ मची है, इससे कुछ अरबपति बन जाएंगे, लेकिन भारतीय निवेशकों को आगे आना होगा, नहीं तो विदेशी निवेशक स्टार्टअप खरीदते रहेंगे। इतना ही मैं इन्वेस्टर्स को भी कह रहा हूं, अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी, लेटेस्ट हॉट ऑन द ब्लॉक। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, ही कैन list at a few $billion. I'm very happy. I only wish they had more Indian investors rather than the foreigners buying off all our startups. And ये सिद्धार्थ आप सबके लिए चेतावनी है. We need more Indian investors into the game. भारतीय निवेशक कौन है, कहां है और वो क्यों नहीं भारत में पैसा लगा रहा है? दिन भर मोदी मोदी करता है, पैसा भी लगा सकता है। इस सवाल का जवाब सब जानते हैं, लेकिन मंत्री जी लगता है किसी और लोक में विचरण कर रहे हैं। स्टार्टअप पर पीयूष गोयल के बयानों को लेकर उद्योग जगत पर टीका टिप्पणी करने वाले मोहनदास पाई तो खड़ी गए। कह दिया कि स्टार्टअप से भिड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद से पूछने की जरूरत है कि डीप टेक स्टार्टअप बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। आलोचना करने के बजाय मंत्री जी बताएं कि उन्होंने क्या किया। ये तो बड़ा सीरियस क्वेश्चन आ गया डिबेट में। यही मोहनदास पाई पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्र भारत का श्रेष्ठ प्रधानमंत्री बता रहे थे। अब ट्वीट कर रहे हैं वित्त मंत्री निवेशकों को प्रताड़ित कर रही हैं। वाणिज्य मंत्री बताएं खुद क्या किया। जब उन्हें वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री के काम का पता नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी को श्रेष्ठ प्रधानमंत्री क्यों कह दिया। पीयूष गोयल के बयानों पर जेप्टो, शादी.com, भारत पे, जोमैटो के संस्थापकों और सीईओ की प्रतिक्रियाएं आ गई हैं। जेप्टो के सह संस्थापक आदित्य पलीचा जी ने कहा है कि उपभोक्ताओं के स्टार्टअप की आलोचना करना आसान है। इस समय 1.5 लाख लोग इसमें काम करते हैं। यह कंपनी मात्र 3.5 साल पुरानी है। इस तरह के स्टार्टअप को सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि उनकी टांग खींचने की। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। भारत पे के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर जी ने कहा है कि इस देश में केवल राजनेताओं को सच्चाई का सामना करने की जरूरत है। अश्नीर ने बहस शुरू करने के लिए पीयूष गोयल का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं इतिहास से लेकर विज्ञान तक पर बहस हो जाए। शादी.com के संस्थापक और शार्क टैंक के जज अनुपम मित्तल ने कहा है कि भारत के उद्यमी दुनिया से भिड़ जाने को तैयार है, लेकिन पूंजी और विकास कर पाने के लिए जरूरी इकोसिस्टम की भयंकर कमी है। स्टार्टअप के फाउंडर काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। इन बयानों से पोल खुल गई कि भारत में किस माहौल में स्टार्टअप हो रहा है। यही नहीं, स्टार्टअप को भी छुई मुई नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने रोजगार पैदा किया, लेकिन किस स्तर का, किस सैलरी का रोजगार।
उनकी कंपनियों में क्या वैसा ही माहौल है जैसा ग्लोबल कंपनियों में होता है या होना चाहिए? अगर है तो इस पर बोलिए। स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल में गिग वर्कर के लिए क्या है, क्यों नहीं है? क्यों सरकारों को सामाजिक सुरक्षा का नेटवर्क बनाना पड़ रहा है? अश्नीर की बात सही है कि बात करनी है तो विज्ञान की भी कर लीजिए। मतलब बता दीजिए विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने कौन सा तीर मार लिया। जो नेता बिजनेसमैन पर हंस रहे हैं, बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि उनकी हर गलत बात का समर्थन करने या गलत हालात पर चुप रहने से उन्हें क्या मिला। चुप रहने का फायदा उन्हें बिल्कुल नहीं मिला। ये कौन लोग हैं? मोहनदास पाई, आदित्य पलीचा, अश्नीर ग्रोवर, क्या ये कांग्रेस सिस्टम का पार्ट है? पीयूष गोयल ने बयान जारी किया है कि कांग्रेस और उसका सिस्टम उनकी बातों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। आज मैंने सोशल मीडिया पे भी देखने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम ने मेरे कल की बात को समझा नहीं। पूरी स्टार्टअप की दुनिया, आप लोग को कोई गलत लगा मेरी कल की बात में? किसी को भी? ये तो मैंने किसको इकट्ठा नहीं किया, तो यहाँ खत्म हुआ तो इस सब आए है ना। आपको किसको बुरा लगा जो मैंने कल कहा? आपने देखा होगा कि मैं सिस्टम नहीं बोलता, सिस्टम बोलता हूं। जैसे अंकिल को अंकिल बोलता हूं। बजट भी हो जाता है, बजट भी हो जाता है। लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या मोहनदास पाई से लेकर जोमेटो, भारत पे के संस्थापक भी कांग्रेस के इकोसिस्टम के पार्ट हैं? गोयल कहते हैं उनके बयान को ठीक नहीं समझा गया। यही बात तो कुणाल कामरा का भी कहना है। उन्होंने सिर्फ मजाक किया लेकिन उनके पीछे पुलिस लगा दी गई। वो किसका इकोसिस्टम था जो कुणाल कामरा के पीछे पड़ा? पूरे भारत में कुणाल को दौड़ाकर मारने की बात करने लगा। प्रधानमंत्री मोदी अकेले नहीं, जिन्हें अपने पद पर रहते हुए 10 साल से अधिक हो गए। उनके मंत्रिमंडल में भी कई मंत्री हैं, उनके भी 10 साल पूरे हो गए, उससे भी ज्यादा। इन्हीं में से एक है पीयूष गोयल। प्रधानमंत्री मोदी ने इस 10 साल में इनकी प्रतिभा का कई मंत्रालयों में उपयोग किया है। भले इस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, लेकिन कोयला मंत्री रह चुके हैं, विद्युत मंत्री रह चुके हैं, नवीन ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। ये तीनों अलग अलग मंत्रालय हैं। इस समय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी और नवीन ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। पीयूष गोयल कपड़ा मंत्री रह चुके हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे हैं, खाद्य व जन वितरण प्रणाली के मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं। रेल मंत्री बनने के बाद तो उत्साह में कह दिया कि रेलवे के इकोसिस्टम से एक साल में 10 लाख नौकरियां पैदा कर देंगे। आज तक उसका हिसाब नहीं दे सके। कुल मिलाकर पीयूष गोयल 10 साल में 9 मंत्रालयों में भटक चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर इनका मंत्रालय बदल दें तो हो सकता है इन्हें 10 साल में 10 मंत्रालय संभालने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। यह इसलिए बताया कि आप पीयूष गोयल के कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो 9 मंत्रालयों का करना पड़ जाएगा। तो एक तरह से पीयूष गोयल के कार्यों, उपलब्धियों का मूल्यांकन करना बराबर मोदी सरकार का मूल्यांकन करना हो जाएगा। आसान काम नहीं है। इसके अतिरिक्त पीयूष गोयल राज्यसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से उपनेता रह चुके हैं, अब नेता सत्ता पक्ष हैं। इतना काम जिसके पास रहेगा वो कितना काम कर पाएगा, आप समझ सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत वाणिज्य मंत्री के ट्विटर का अध्ययन करने लग गई हैं ताकि पता चले कि वे कितना काम करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि वाणिज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की बैंकॉक यात्रा से जुड़ी 14 ट्वीट को दोबारा से ट्वीट किया है। दोबारा ट्वीट करने को रीट्वीट कहते हैं, संक्षेप में RT लिखते हैं। इसके बाद माई गव के 2 ट्वीट को रीट्वीट किया है। गृहमंत्री अमित शाह के 1 ट्वीट को रीट्वीट किया है। 1 ट्वीट वक्फ बिल पर है और 3 ट्वीट स्टार्टअप इवेंट पर है। लेकिन इनमें से एक भी ट्वीट ट्रंप के टैरिफ पर नहीं है। गोयल के ट्वीट पर पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते रहते हैं। यह कम बड़ा काम नहीं है। इस काम को भी GDP में जोड़ लेना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत खेती और डेयरी का दरवाजा खोल दे। वो अगर खुला तो भारत के गांव में बेकारी आएगी, तबाही आ जाएगी। लेकिन मंत्री जी ने क्या इस पर कोई ट्वीट किया? जिस समय टैरिफ की चर्चा हो रही है उस समय मंत्री जी स्टार्टअप वालों को सुना रहे हैं। कुछ माह पहले मंत्री जी ने ई-कॉमर्स वालों को हड़का दिया कि उनके द्वारा तय किए गए दामों के कारण 10 करोड़ छोटे रिटेलर पर बुरा असर पड़ेगा। यह भी कहा कि ई-कॉमर्स के बूम के कारण भारत आलसी और बीमार लोगों का देश बन जाएगा। छोटे दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए, कोई जानकारी है तो उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन अपने इस बयान के बाद पीयूष गोयल ने सफाई जारी कर दी कि उसे गलत समझा गया। सरकार ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन छोटे खुदरा व्यापारियों को अवसर देना चाहती है। तो कई बार मंत्री जी गलत समझे गए हैं। मंत्री जी इनोवेशन और नवीनीकरण की क्रांति की अपेक्षा बड़े बिजनेस घरानों से नहीं, स्टार्टअप वालों से कर रहे हैं। यह अपने आप में अजीब है। क्या दुनिया में बड़े इनोवेशन स्टार्टअप मॉडल से ही हुए हैं? अमेरिका में इनोवेशन का केंद्र और चाइना में इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग फिर कैसे है?
शून्य में इनोवेशन नहीं होता और हो भी नहीं सकता। भारत के लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम है। बिस्किट का पैकेट छोटा करना पड़ रहा है ताकि खरीद सकें। जाहिर है उनकी खरीदने की क्षमता राशन तक ही सीमित रहेगी, तो ऐप भी फूड और ग्रोसरी डिलीवरी के बनेंगे। मोदी सरकार अपनी आर्थिक नाकामी को वक्फ बिल तो कभी स्टार्टअप के पीछे नहीं छिपा सकती। जब चैट जीपीटी, डीप सी, ग्रॉक लॉन्च होकर दुनिया में हाहाकार मचा रहे हैं, तब भारत सरकार कह रही है 8 महीने में भारतीय एआई मॉडल लॉन्च करने का प्लान है। 10 साल में बातें बड़ी बड़ी की गई, लेकिन काम छोटा ही रह गया, बड़ा नहीं हो सका। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।